ये सोचना कितना अजीब लगता है ना कि जमीन के सैकड़ों फीट नीचे से निकाले गए किसी गाढ़े काले जीवाश्म ईंधन की जगह गाड़ी में वही चीज डाली जा रही हो जिससे सुबह की चाय मीठी होती है। मेरा मतलब गन्ने से है। सुनने में शायद किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगे, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में ये दशकों से एक जमीनी हकीकत है। बिल्कुल। और ये हकीकत आज वैश्विक अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन की बहसों के बिल्कुल केंद्र में है। मतलब एक साधारण सी फसल अब सिर्फ चीनी का स्रोत नहीं रही, बल्कि वो एक रणनीतिक ऊर्जा संसाधन बन गई है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम गन्ने से बनने वाले इथेनॉल के इसी दिलचस्प सफर को खंगालने वाले हैं। हमारे सामने डेटा और रिसर्च का एक बहुत ही शानदार स्टैक है। हम इंडोनेशिया की एक विस्तृत फिजिबिलिटी स्टडी, भारत के इथेनॉल नीतियों पर हुए एक रिसर्च पेपर और ब्राजील के ऐतिहासिक प्रो अल्कोहल प्रोग्राम के दस्तावेजों को एक साथ रखकर देखेंगे। हाँ, और इन अलग अलग देशों के डेटा को एक साथ देखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें एक वैश्विक पैटर्न नजर आता है। नीतियां भले ही हर देश में अलग हों, लेकिन विज्ञान और बाजार की चुनौतियां लगभग एक जैसी ही हैं। सही कहा आपने। हमारा मकसद भी यही समझना है कि खेत से लेकर फ्यूल टैंक तक का ये सफर आखिर कैसे तय होता है और कैसे ये पूरी व्यवस्था गन्ने की खेती करने वालों की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने का हथियार बन रही है। तो चलिए इसके विज्ञान से ही शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, विज्ञान से ही शुरू करना सबसे सही रहेगा। मेरे दिमाग में सबसे बुनियादी सवाल ये आ रहा है कि गन्ने जैसी मीठी और चिपचिपी फसल से आखिर ऐसा पारदर्शी तरल कैसे बन जाता है जो भारी भरकम इंजन को चला सके। मतलब खेत से निकलकर ये कारखाने तक कैसे पहुंचता है। इस सफर की शुरुआत बहुत ही बुनियादी तरीके से होती है। मिलों में गन्ने को बड़ी बड़ी मशीनों से क्रश करके उसका रस निकाला जाता है। इस ताजे रस को ब्राजील में गरापा कहते हैं। अगर हम इसके रासायनिक संयोजन को देखें तो इस रस में लगभग 10 से 15% सुक्रोज होता है। अच्छा, तो यही सुक्रोज वो खजाना है जिसकी हमें एथेनॉल बनाने के लिए जरूरत होती है? बिल्कुल, सुक्रोज ही मुख्य चीज है, लेकिन रस निकलने के बाद भी ये तो सिर्फ मीठा पानी ही है ना। इसे ज्वलनशील ईंधन में बदलने का असली काम इसके बाद शुरू होता है। तो मेरा अनुमान है कि यहीं पर फर्मेंटेशन मतलब किण्वन की भूमिका आती होगी, ठीक वैसे ही जैसे शराब बनाई जाती है। हाँ, आपका अनुमान एकदम सटीक है। यहीं पर एक सैकरोमाइसिस सेरेविसी नाम का एक खास यीस्ट मैदान में आता है। जब इस रस को फर्मेंटेशन टैंक में डाला जाता है तो ये यीस्ट उसी सुक्रोज को अपना भोजन बनाता है और फिर बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें अल्कोहल मिलता है। हाँ, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। इस पूरी जैविक प्रक्रिया में करीब 4 से 12 घंटे का समय लगता है। अगर मैं इसे थोड़ा और आसानी से समझने की कोशिश करूं तो इथेनॉल बनाने वाली ये मिलें असल में एक बहुत बड़े पैमाने की बियर ब्रूरी की तरह काम कर रही हैं। यीस्ट चीनी खा रहा है और अल्कोहल बना रहा है। ये तुलना 100% सही है। वे विशाल ब्रूरीज ही हैं, लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेंच है। वो क्या? फर्मेंटेशन के बाद जो लिक्विड हमें मिलता है उसमें इथेनॉल की मात्रा सिर्फ 8 से 12% ही होती है। बाकी हिस्सा पानी और अन्य तत्वों का होता है। और जाहिर है 8-10% अल्कोहल वाले पानी से हम गाड़ी का इंजन तो चला नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। तो फिर इसे इतना शुद्ध कैसे किया जाता है कि ये सीधे पेट्रोल की जगह ले सके? इसके लिए इसे मल्टी इफेक्ट डिस्टिलेशन से गुजारा जाता है। डिस्टिलेशन मतलब वाष्पीकरण की इस प्रक्रिया में इथेनॉल और पानी के उबलने के अलग अलग तापमान का फायदा उठाया जाता है। अच्छा, ताकि पानी अलग हो जाए। हाँ, इस चरण के बाद हमें 95 से 96% शुद्ध इथेनॉल मिलता है, जिसे हाइड्रस इथेनॉल कहते हैं। हाइड्रस, इसका मतलब है कि इसमें अभी भी करीब 4-5% पानी बचा हुआ है। तो क्या इंजन के लिए ये पानी नुकसानदेह नहीं होता? देखिए, ब्राजील जैसे देशों में कुछ खास इंजनों को इसी हाइड्रस इथेनॉल पर सीधे चलने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन अगर आपको इस इथेनॉल को सामान्य पेट्रोल के साथ मिलाना है तो आपको वो बचा हुआ पानी भी निकालना ही होगा। वो कैसे निकालते हैं? इसके लिए एक बेहद उन्नत तकनीक का इस्तेमाल होता है जिसे मॉलिक्यूलर सीव डिहाइड्रेशन कहते हैं। ये एक तरह की आणविक छलनी होती है जो पानी के कणों को सोख लेती है और हमें 99.7% शुद्ध एनहाइड्रस इथेनॉल देती है। अरे वाह! और यही वो ईंधन है जो पेट्रोल में मिलाया जाता है। हाँ। विज्ञान के नजरिए से ये सफर वाकई शानदार है ना? ये बहुत दिलचस्प प्रक्रिया है। लेकिन अब जरा इसके आर्थिक पहलू पर आते हैं। किसी किसान के लिए इसका क्या मतलब है?
अगर कोई किसान 1 टन गन्ना लेकर मिल पहुंचता है तो इस पूरी प्रक्रिया के बाद उसमें से कितना ईंधन तैयार होता है? इंडोनेशिया और ब्राजील के डेटा के आधार पर जो औसत निकल कर आता है उसके अनुसार 1 टन गन्ने से लगभग 70 से 85 लीटर इथेनॉल बन जाता है। 1 टन से 70-85 लीटर, ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। हाँ, हालांकि ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि फसल की गुणवत्ता कैसी है और उसमें चीनी की मात्रा कितनी है। मैं यहाँ एक बात समझना चाहता हूँ। अक्सर कहा जाता है कि इथेनॉल ने गन्ना किसानों की किस्मत बदल दी है, लेकिन कैसे? आखिर किसान को तो गन्ने का पैसा मिल ही रहा है, चाहे उससे चीनी बने या इथेनॉल। असल फर्क मांग की निरंतरता में है। देखिए, जब गन्ने का उपयोग सिर्फ चीनी के लिए होता था तो बाजार में चीनी ज्यादा होने पर गन्ने की मांग अचानक गिर जाती थी और किसानों की फसल खेतों में ही खड़ी रह जाती थी। बिल्कुल, लेकिन इथेनॉल ने गन्ने के लिए ऊर्जा का एक ऐसा बाजार खोल दिया है जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। इससे ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होता है। ये तो है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इथेनॉल बनाने के बाद जो कचरा बचता है वो भी अर्थशास्त्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या आप बगास की बात कर रहे हैं? वो सूखा फाइबर जो रस निकालने के बाद बच जाता है? हाँ बिल्कुल, मिलें इसी बगास को जलाकर बॉयलर चलाती हैं और अपनी जरूरत की बिजली खुद बना लेती हैं। अरे वाह, मतलब बिजली का खर्च भी बच गया। हाँ, और जो तरल कचरा फर्मेंटेशन के बाद बचता है, जिसे विनेस कहते हैं, उसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। इसे वापस खेतों में जैविक खाद के रूप में डाल दिया जाता है। ये तो बहुत ही कमाल है। मतलब रस से ईंधन बना, फाइबर से मिल को चलाने की बिजली मिली और बचे हुए तरल से खेतों के लिए खाद मिल गई, जिससे अगला गन्ना उगेगा। एकदम सही। ये सर्कुलर इकोनॉमी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। ये भारी मशीनरी और मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन की जरूरत है, तो मिल मालिक इतना खर्च क्यों करेंगे? मेरा मतलब है, वे सीधे गन्ने के रस को उबाल कर चीनी क्यों नहीं बना लेते? चीनी बनाना तो तकनीकी रूप से ज्यादा आसान है ना? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और सच कहूं तो यहीं पर ये पूरी व्यवस्था एक बहुत बड़ी बाजार की चुनौती से टकराती है। वो कैसे? मिल मालिकों के पास हमेशा ये स्विच होता है कि वे गन्ने के रस को चीनी बनाने की तरफ मोड़े या इथेनॉल बनाने की तरफ। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के दाम आसमान छूते हैं तो वे धड़ल्ले से चीनी बनाने लगते हैं, क्योंकि उसमें मुनाफा ज्यादा होता है। तो इसका मतलब है कि इथेनॉल की सप्लाई पूरी तरह से चीनी के बाजार के रहमो करम पर निर्भर है? ऐतिहासिक रूप से तो ऐसा ही रहा है। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण हमें 2009 से 2014 के बीच ब्राजील में देखने को मिलता है। उस वक्त क्या हुआ था? इसके साथ ही ब्राजील में खराब मौसम के कारण गन्ने की फसल भी प्रभावित हुई थी। अच्छा, तो मिलों ने सारा गन्ना चीनी बनाने में लगा दिया होगा। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि जो ब्राजील इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक था, वहां अपने ही देश की गाड़ियों के लिए इथेनॉल की भारी किल्लत हो गई। उन्हें बाहर से इथेनॉल आयात करना पड़ गया। ये तो बहुत ही अस्थिर व्यवस्था है। तो फिर इस समस्या का समाधान कैसे निकाला गया? अगर हम भारत की बात करें तो हमारे स्रोतों में भारत की नीतियों पर जो रिसर्च पेपर है वो इस अस्थिरता से निपटने के बारे में क्या कहता है? देखिए, भारत ने समस्या को बहुत ही रणनीतिक तरीके से हल करने की कोशिश की है। भारत में अक्सर गन्ने का भारी सरप्लस हो जाता था। हाँ, मैंने सुना है कि चीनी बाजार में इतनी ज्यादा हो जाती थी कि दाम क्रैश कर जाते थे। बिल्कुल, मिलें घाटे में चली जाती थीं और किसानों का करोड़ों रुपए का भुगतान सालों तक अटका रहता था। इस चक्र को तोड़ने के लिए ही 2018 में भारत ने नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स लागू की। तो इस नीति में ऐसा क्या अलग था जिसने बाजार का रुख ही बदल दिया? पहले इथेनॉल सिर्फ चीनी बनाने के बाद बचे हुए सबसे आखिरी दर्जे के शीरे से बनाया जा सकता था, जिसे सी हैवी मोलासिस कहते हैं। अच्छा, सिर्फ वेस्ट से? हाँ, लेकिन 2018 की नीति ने एक बड़ा बदलाव किया। इसने मिलों को बी हैवी मोलासिस और सीधे गन्ने के रस से भी इथेनॉल बनाने की कानूनी अनुमति दे दी। ओहो। और साथ ही सरकार ने सीधे रस से बने इथेनॉल के लिए कीमतें भी ज्यादा तय कर दी। मैं समझ रहा हूँ। तो ये नीति एक तरह का बफर बन गई। मतलब जब चीनी ज्यादा है और दाम गिर रहे हैं तो मिलें चीनी बनाने के बजाय रस को सीधे इथेनॉल बनाने की तरफ मोड़ सकती हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। इससे बाजार में चीनी कम होगी, उसके दाम संभलेंगे और मिलों को इथेनॉल के जरिए तुरंत नकद पैसा मिल जाएगा, जिससे वे किसानों का बकाया चुका सकें। यही इसका मूल उद्देश्य था और ये काफी हद तक सफल भी रहा है। लेकिन अगर हम इस तरह की सरकारी नीतियों और हस्तक्षेप के इतिहास को खंगालें तो हमें ब्राजील के 1970 के दशक में जाना होगा।
हाँ, स्रोतों में ब्राजील के प्रो अल्कोहल प्रोग्राम का जिक्र है जो 1975 में शुरू हुआ था। लेकिन मैं सोच रहा था अगर तब जलवायु परिवर्तन कोई मुद्दा नहीं था तो उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? वजह थी 1970s का वैश्विक तेल संकट। मध्य पूर्व के देशों ने तेल का उत्पादन कम कर दिया था और कच्चे तेल के दाम अचानक बहुत बढ़ गए थे। अच्छा, और ब्राजील शायद अपने इस्तेमाल का ज्यादातर तेल आयात करता था। बिल्कुल, और इस संकट ने उनकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। तब ब्राजील सरकार ने तय किया कि वो ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनेंगे। उन्होंने मिलों को भारी सब्सिडी दी कि वे इथेनॉल बनाएं। और शायद इसी प्रोग्राम के तहत 1979 में फिएट 147 बाजार में आई थी। स्रोतों के मुताबिक ये दुनिया की पहली ऐसी कार थी जो 100% शुद्ध इथेनॉल पर चलती थी। हाँ, ये एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग थी। लेकिन ब्राजील के इथेनॉल बाजार में जो असली भूचाल आया वो आया साल 2003 में। 2003 में ऐसा क्या हुआ? तब फॉक्सवैगन गोल 1.6 टोटल फ्लेक्स लॉन्च हुई। ये दुनिया की पहली व्यावसायिक फ्लेक्स फ्यूल कार थी। फ्लेक्स फ्यूल का मतलब वही है ना कि इंजन किसी भी मिश्रण पर चल सकता है। मतलब चाहे उसमें 100% पेट्रोल हो, 100% इथेनॉल हो या दोनों का कोई भी अनुपात हो। बिल्कुल सही। और इस तकनीक ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। अब जरा सोचिए इसका मनोवैज्ञानिक और आर्थिक प्रभाव क्या हुआ होगा। अगर मैं एक उपभोक्ता की नजर से देखूं तो इसने ताकत सीधे मेरे हाथ में दे दी है। कोई पेट्रोल पंप पर खड़ा है और वो देख सकता है कि आज पेट्रोल सस्ता है या इथेनॉल। जो सस्ता होगा वो ही भरवा लेगा। हाँ, और इंजन के खराब होने का भी कोई डर नहीं। इसने तो तेल कंपनियों और चीनी मिलों को सीधे एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। पता है, आज ब्राजील में बिकने वाली लगभग 94% नई कारें फ्लेक्स फ्यूल ही होती हैं। वाकई ये तो बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा। ब्राजील ने सब्सिडी दी, भारत सरकार भी इथेनॉल के दाम तय कर रही है, तो क्या हम सिर्फ एक कृत्रिम बाजार नहीं बना रहे हैं? ये सवाल बहुत लोग उठाते हैं। मेरा मतलब है, क्या ये पूरा उद्योग बिना सरकारी बैसाखी के टिक सकता है? देखिए, ये आलोचना अक्सर होती है, लेकिन हमें इसे सिर्फ बाजार के मुनाफे के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। इसे भू राजनीतिक सुरक्षा के नजरिए से समझना होगा। भू राजनीतिक सुरक्षा कैसे? कोई भी देश जो अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है, जी? उसकी अर्थव्यवस्था हमेशा एक खतरे के साए में जीती है। अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा सिर्फ तेल का बिल चुकाने में देश से बाहर चली जाती है। हाँ, ये तो है। इथेनॉल उन अरबों डॉलर्स को देश के भीतर और वो भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोकने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। यानी अगर तेल उत्पादक देशों के बीच कोई युद्ध होता है या सप्लाई चेन टूटती है तो इथेनॉल एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था अचानक से ठप नहीं होती। यही कारण है कि सरकारें इसे सिर्फ एक उत्पाद नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के एक हिस्से के रूप में देखती हैं। चलिए, अर्थशास्त्र और भू राजनीति तो स्पष्ट हो गई, लेकिन अब हम उस सवाल पर आते हैं जो आज के दौर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पर्यावरण। हाँ, ये बहुत जरूरी पहलू है। क्या इथेनॉल वाकई उतना साफ और हरा भरा है जितना बताया जाता है, या फिर इसमें भी कोई ग्रीन वॉशिंग हो रही है? देखिए, अगर हम सीधे टेल पाइप एमिशंस यानी गाड़ी के धुएं की तुलना पारंपरिक जीवाश्म ईंधन से करें तो इथेनॉल कहीं ज्यादा साफ है। आंकड़े क्या कहते हैं? इंडोनेशिया की फीजिबिलिटी स्टडी का डेटा बताता है कि पेट्रोल की तुलना में इसके इस्तेमाल से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में करीब 65% की कमी आती है। 65%? हाँ, और अगर हम ब्राजील के डेटा को देखें तो ये कमी 86 से 90% तक पाई गई है। 86 से 90%? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन मैंने स्रोतों में एक बात और नोटिस की है। कुछ अध्ययनों में यह भी कहा गया है कि ब्राजील के कुछ शहरों में बड़े पैमाने पर एथेनॉल जलने से हवा में फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड जैसी गैसों का स्तर बढ़ गया है। हाँ, ये एक बहुत ही अहम बिंदु है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। कोई भी ईंधन 100% दोषमुक्त नहीं होता। तो इसका क्या असर होता है? इथेनॉल जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर तो काफी कम हो जाते हैं, लेकिन एल्डिहाइड्स का उत्सर्जन बढ़ सकता है। हालांकि वैज्ञानिक जब पूरी तस्वीर देखते हैं तो उनका निष्कर्ष यही है कि पारंपरिक पेट्रोल के भारी प्रदूषण के मुकाबले इथेनॉल से होने वाले ये नुकसान बहुत छोटे हैं। मतलब कुल मिलाकर ये एक बेहतर विकल्प है? बिल्कुल, पर्यावरण के लिए ये एक बहुत बड़ा फायदा है। इस पर्यावरण वाले पहलू को अगर हम वैश्विक स्तर पर तौलें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। मैंने पढ़ा है कि ब्राजील और अमेरिका मिलकर
दुनिया का लगभग 85% इथेनॉल पैदा करते हैं। हाँ, सही पढ़ा आपने। लेकिन दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है ना? जमीन आसमान का फर्क है और इसी फर्क से ये तय होता है कि कौन सा तरीका पर्यावरण के लिए ज्यादा मुफीद है। कैसे? ब्राजील गन्ने से इथेनॉल बनाता है, जबकि अमेरिका मक्के से इथेनॉल बनाता है। इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर उनके एनर्जी बैलेंस में है। ये एनर्जी बैलेंस क्या होता है, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए ना। मान लीजिए आप 1 यूनिट ऊर्जा खर्च करते हैं, जैसे खेत में ट्रैक्टर चलाने में, खाद बनाने में, फसल काटने में और मिल को चलाने में। ठीक है। ब्राजील में गन्ने के मामले में इस 1 यूनिट खर्च की गई ऊर्जा के बदले आपको इथेनॉल के रूप में 8.3 से लेकर 10.2 यूनिट तक ऊर्जा वापस मिलती है। अरे वाह, यानी निवेश की गई ऊर्जा का लगभग 8 से 10 गुना रिटर्न। ये तो बहुत शानदार है। लेकिन जब हम अमेरिका के मक्के वाले मॉडल को देखते हैं तो वहां 1 यूनिट ऊर्जा खर्च करने पर उन्हें सिर्फ 1.3 से 1.6 यूनिट ऊर्जा ही वापस मिलती है। बस इतना सा? हाँ, ये एक बहुत ही कमजोर रिटर्न है। गन्ने में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, जिससे वो कम इनपुट में ज्यादा बायोमास तैयार कर लेता है। यहाँ एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है फूड बनाम फ्यूल की बहस। मतलब अमेरिका अपने मक्के के कुल उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा सिर्फ गाड़ियों का ईंधन बनाने में लगा देता है। हाँ, ये एक बड़ी चिंता है। इसका सीधा असर वैश्विक खाद्य बाजार पर पड़ता होगा। एक तरफ दुनिया में खाद्य सुरक्षा का संकट है और दूसरी तरफ अनाज को ईंधन में बदला जा रहा है। आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। मक्के से इथेनॉल बनाने के मॉडल की सबसे बड़ी आलोचना यही है कि ये खाने की चीजों के दाम बढ़ा सकता है। लेकिन गन्ने के मामले में ये बहस थोड़ी नरम पड़ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज बहुत ज्यादा होती है। आपको कम जमीन पर ज्यादा ईंधन मिल जाता है। इसी पर्यावरण और ऊर्जा दक्षता को देखते हुए अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने ब्राजील के गन्ने के इथेनॉल को आधिकारिक रूप से एडवांस्ड बायोफ्यूल का दर्जा दिया है। तो खैर मैं इन सारी बातों को जोड़ूं कि इसमें ऊर्जा का रिटर्न बहुत ज्यादा है, जमीन कम लगती है और पर्यावरण को नुकसान कम है, तो ऐसा लगता है जैसे ब्राजील ने बायोफ्यूल्स की दुनिया का कोई चीट कोड ढूंढ लिया है। ये चीट कोड वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है। प्रकृति ने गन्ने को ऊर्जा जमा करने के लिए ही डिजाइन किया है, लेकिन इस चीट कोड के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियां अक्सर एक अड़चन बन जाती हैं। वो कैसे अड़चन बनती है? देखिए, यूरोपीय संघ के कड़े नियम और अमेरिका की टैरिफ नीतियां ये तय करती हैं कि ब्राजील का ये इथेनॉल दुनिया के बाजारों में कितनी आसानी से पहुंच सकता है। अच्छा, मतलब व्यापारिक राजनीति भी इसमें शामिल है। खैर, अगर गन्ना वाकई ये चीट कोड है तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारे पास गन्ने की खेती के लिए नई जमीन नहीं बचेगी। हम और ज्यादा जंगल तो नहीं काट सकते ना? बिल्कुल नहीं। तो विज्ञान इस सीमा को पार करने के लिए क्या कर रहा है? इसके 2 रास्ते हैं। पहला है उसी जमीन से ज्यादा पैदावार लेना। ब्राजील की एक बहुत ही प्रमुख सरकारी कृषि अनुसंधान संस्था है एम्ब्रापा। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। इस संस्था ने रिसर्च और नई तकनीकों के जरिए पिछले करीब 29 सालों में प्रति हेक्टेयर गन्ने की उपज को लगभग 3 गुना तक बढ़ा दिया है। 3 गुना? हाँ, बिना जमीन बढ़ाए? हाँ, उन्होंने बीजों की नई किस्में विकसित की। इसके अलावा एक तकनीक जिसका नाम है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसका बहुत सफल इस्तेमाल किया। ये तकनीक क्या करती है? इसमें कुछ खास बैक्टीरिया और पौधे हवा से सीधे नाइट्रोजन खींचकर जमीन में जमा कर देते हैं। इसका मतलब है कि किसानों को बाहर से जो रासायनिक खाद या यूरिया डालना पड़ता है, उसकी जरूरत बहुत कम हो जाती है। अरे वाह, रासायनिक खाद कम होने का मतलब है कि खेती की लागत भी घटी और मिट्टी का प्रदूषण भी कम हुआ। बिल्कुल। ये तो कृषि के स्तर पर हुआ काम है। लेकिन मैं स्रोतों में एक शब्द बार बार पढ़ रहा हूँ, सेकेंड जनरेशन या 2G एथेनॉल। ये 1G और 2G का क्या चक्कर है? 1G यानी पहली पीढ़ी का एथेनॉल वो है जिसके बारे में हम अब तक बात कर रहे थे, जो सीधे गन्ने के रस या चीनी से बनता है। लेकिन 2G एथेनॉल इस उद्योग के भविष्य की सबसे बड़ी चाबी है। अच्छा। हाँ, 2G एथेनॉल में हम गन्ने के उस हिस्से का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम खा नहीं सकते, जैसे खेतों में बचा हुआ पुआल और मिलों से निकला हुआ बगास। एक मिनट, अगर कचरे से ही ईंधन बन सकता है तो लोग इतने सालों से रस क्यों निकाल रहे थे? इस 2G टेक्निक को पहले क्यों नहीं अपनाया गया? अड़चन थी प्रकृति की इंजीनियरिंग। मतलब
पौधों का जो बुनियादी ढांचा होता है ना, जो उन्हें सीधा और मजबूत खड़ा रखता है, वो सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज से बना होता है। प्रकृति ने इस सेल्यूलोज की तिजोरी को बहुत ही मजबूती से लॉक किया हुआ है ताकि कोई उसे आसानी से तोड़ ना सके। समझ गया। इस मजबूत ढांचे को तोड़कर उसमें से साधारण चीनी निकालना एक बेहद जटिल बायोकेमिकल प्रक्रिया है। तो वैज्ञानिक इस तिजोरी को खोल कैसे रहे हैं? इसके लिए वे दो अहम कदम उठाते हैं। पहला है प्री ट्रीटमेंट, जहां उच्च तापमान और रसायनों की मदद से कचरे को नरम किया जाता है। ठीक है। इसके बाद शुरू होता है एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। इसमें बेहद खास और महंगे एंजाइम्स डाले जाते हैं जो सेल्यूलोज के जटिल जाले को काटकर उसे साधारण चीनी में बदल देते हैं। और एक बार चीनी मिल गई तो? हाँ, एक बार जब चीनी मिल गई तो आगे की प्रक्रिया बिल्कुल 1G इथेनॉल जैसी ही होती है। यह सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति के सुरक्षा तंत्र को हैक किया जा रहा है। क्या ये तकनीक अभी सिर्फ लैब में है या इसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है? ये हकीकत बन चुकी है। ब्राजील में ग्रैंड बायो जैसी कंपनियां बड़े पैमाने पर 2G प्लांट चला रही हैं। सच में? हाँ, उनका एक प्लांट हर साल गन्ने के कचरे से 82 मिलियन लीटर 2G इथेनॉल का उत्पादन कर रहा है। एक मिनट, मेरे दिमाग में अभी एक ख्याल आया। जी बताइए। आपने शुरुआत में कहा था कि मिलें अपने कामकाज के लिए जो बिजली बनाती हैं वो उसी गन्ने के कचरे यानी बगास को जलाकर बनाती हैं। बिल्कुल। अब अगर हम उस बगास को 2G ईंधन बनाने के लिए फैक्ट्री में ले जाएंगे तो मिल के बॉयलर्स को चलाने के लिए ईंधन कहाँ से आएगा? हाँ, क्या हम एक जगह फायदा करने के चक्कर में दूसरी जगह घाटा नहीं कर रहे? ये इस पूरे विषय का शायद सबसे बेहतरीन और तकनीकी सवाल है। अगर ये समस्या हल नहीं होती तो 2G इथेनॉल कभी कामयाब नहीं हो पाता। तो इसका समाधान क्या निकला? थी वो बहुत कम होती थी। अच्छा। अब आधुनिक मिलें 100 बार प्रेशर वाले हाई प्रेशर बॉयलर इस्तेमाल कर रही हैं। इन नए बॉयलर्स की दक्षता इतनी ज्यादा होती है कि ये बहुत ही कम बगास जलाकर बहुत ज्यादा दबाव वाली भाप और बिजली पैदा कर लेते हैं। मैं समझ गया, यानी क्योंकि नई मशीनें इतनी ज्यादा कुशल हैं इसलिए वे कम कचरा जलाकर भी पूरी मिल की जरूरतें पूरी कर लेती हैं। बिल्कुल सही। और इस तरह जो अतिरिक्त बगास बच जाता है उसे 2G इथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, थर्मल इंटीग्रेशन का मतलब है कि प्लांट में निकलने वाली गर्मी की एक एक बूंद को दोबारा कैप्चर करके इस्तेमाल किया जाता है। कमाल है। और एक और दिलचस्प बात सुनिए, 2G प्रक्रिया में जब हम सेल्यूलोज से इथेनॉल बना लेते हैं तो एक बाय प्रोडक्ट बचता है जिसे लिग्निन कहते हैं। लिग्निन? हाँ, ये लिग्निन वो गोंद है जो पौधे को सख्त रखता है। इस लिग्निन को वापस उन बॉयलर्स में डालकर जलाया जा सकता है, यानी कचरे का भी 100% उपयोग। ये वाकई कमाल की इंजीनियरिंग है, कुछ भी बर्बाद नहीं हो रहा है। तो अगर हम अपनी आज की इस चर्चा को समेटें, हमने गन्ने की पिराई से शुरुआत की थी और देखा कि कैसे फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन के जरिए ये ईंधन बनता है। हाँ। हमने ये भी समझा कि कैसे ये किसानों को चीनी के बाजार के उतार चढ़ाव से बचाता है। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि कैसे ब्राजील जैसे देशों ने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा स्वतंत्रता का हिस्सा बनाया। और फ्लेक्स फ्यूल तकनीक ने उपभोक्ता को एक बड़ी ताकत दी। इसके अलावा पर्यावरण के मोर्चे पर मक्के के मुकाबले गन्ने का ये चीट कोड ज्यादा असरदार और टिकाऊ है। सही कहा। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले क्या स्रोत सामग्री में कोई ऐसा आखिरी विचार है जो हमें भविष्य की एक झलक देता हो? एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार हमारी स्रोत सामग्री में मौजूद है जिस पर आगे बहुत चर्चा होने वाली है। वो है BECCS या BECCS। ये BECCS क्या है? इसका मतलब है बायो एनर्जी विथ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। याद कीजिए, हमने शुरू में बात की थी कि फर्मेंटेशन के दौरान यीस्ट अल्कोहल के साथ साथ बहुत भारी मात्रा में शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ता है। हाँ, मुझे याद है। अभी ये गैस वापस हवा में मिल जाती है, लेकिन शोधकर्ताओं का अनुमान है कि 2035 तक नई तकनीकों के जरिए फर्मेंटेशन टैंक से निकलने वाली इस शुद्ध CO2 को हवा में जाने से पहले ही पकड़ लिया जाएगा। अच्छा, पकड़कर क्या करेंगे? इसके बाद इसे जमीन के काफी नीचे गहरे भूगर्भीय भंडारों में दफना दिया जाएगा। अनुमान है कि इस तरह लगभग 35 मिलियन टन CO2 को हवा से निकाला जा सकेगा। अगर मैं इसके मायने समझ पा रहा हूं तो इसका मतलब है कि भविष्य में एक एथेनॉल प्लांट सिर्फ कार्बन न्यूट्रल नहीं रहेगा कि उसने जितना कार्बन लिया उतना ही छोड़ा। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो असल में कार्बन नेगेटिव हो जाएगा।
मतलब वो एक ऐसी विशालकाय मशीन बन जाएगा जो हवा में से प्रदूषण खींचकर उसे हमेशा के लिए जमीन के नीचे दफन कर रही है। एकदम सही। खेती, कारखाने और जमीन के नीचे कार्बन का भंडारण, ये तीनों मिलकर जलवायु परिवर्तन को सिर्फ धीमा नहीं करेंगे बल्कि उसे वापस पलटने का काम कर सकते हैं। ये विचार अपने आप में ही उम्मीद से भरा है। जब हम खेती, ऊर्जा और पर्यावरण की बातें करते हैं तो अक्सर लगता है कि हम एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जहां हर कदम पर कोई ना कोई नुकसान है। सच कहा आपने। लेकिन आज की ये चर्चा दिखाती है कि अगर विज्ञान, अर्थशास्त्र और सही नीतियों का तालमेल हो तो हम एक ऐसे इकोसिस्टम की ओर बढ़ सकते हैं जो सिर्फ उपभोग नहीं करता बल्कि खुद को पुनर्जीवित भी करता है। एक ऐसा तंत्र जो किसानों की जेब भरता है, देशों की सीमाएं सुरक्षित करता है और हवा को भी साफ करता है। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। देखो दुनिया, इसके राज को जानो, हर एक इन्वेंशन की स्टोरी पहचानो। कैसे चलती है मशीन, क्या है मोशन का फंडा, क्लियर होगा अब हर कॉन्सेप्ट। नो मोर टेंशन, नो फिकर, कम ऑन फिजिक्स टू बॉय। नॉलेज की दुनिया में अ न्यू डिस्कवरी, फिजिक्स।